जब पॉलिटिकल इवेंट्स को फॉलो कर रहा था तो ये समझ आ रहा था कि वो राहुल जी को बोलने से रोकना चाहते थे। तो पहले प्रिविलेजेस कमेटी को, एथिक्स कमेटी को कंप्लेंट्स की गई। शायद वो संभव नहीं था उनके माध्यम से, क्योंकि इट वुड हैव लुक्ड वेरी फार-फेच्ड। तो फिर एक नया रास्ता चुना गया कंप्लेंट केस का, और कंप्लेंट केस में भी राहुल जी को मैक्सिमम सेंटेंस दी गई, जो मेरे नॉलेज में, और जो शायद मेरे को जो नॉलेज जुडिशियल हिस्ट्री का, इतिहास का जो नॉलेज है या जानकारी है, 160 साल में किसी को 2 साल की सज़ा नहीं मिली है। सो फॉर अ स्मॉल सेंटेंस, फॉर अ स्मॉल स्पीच, एक छोटी सी स्पीच के सेंटेंस के लिए 2 साल की सज़ा और डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, ये बहुत ही बड़ी ज़्यादती है। सबसे पहले तो लोकतंत्र के बिना देयर इज नो इंडिया। हमारा संविधान जो है, इट्स बेस्ड अपॉन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया एंड विच इज़ ऑल्सो अ सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक इंडिया। तो कांग्रेस इज़ वेडेड, कांग्रेस की एक प्रकार से इस लोकतंत्र से, इस संविधान से शादी हो चुकी है। इट इज़ कांग्रेस जिसने इस संविधान को एक प्रकार से रचना दी और हेल्प किया टू बी अडॉप्टेड इन इंडिया, और उसी संविधान के बेसिस पे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए हमको रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये कांग्रेस की ही योगदान है कि इस देश में प्रजातंत्र है। मगर पिछले 8 सालों से जिस प्रकार से प्रजातंत्र के पिलर्स को और प्रजातंत्र के एडिफिसेस को जो हमला हो रहा है, जिस प्रकार से वीकन किया जा रहा है, और जिस प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का मिसयूज़ हो रहा है, एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र खतरे में है। ये मैं नहीं, पूरा देश सोच रहा है। बहुत सिंपल है, जो उनकी ग्रोथ स्टोरी है वो फिनोमिनल है। आप 100 नंबर में थे और देखते देखते 2 नंबर पे पहुंच गए। देखिए होता क्या, अभी तक भी जो लोग नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 4 विश्व में थे, उनका कोई ना कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न था, या साइंटिफिक फाइंड थी, या टेक्नोलॉजी फाइंड थी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से आए, कोई इलेक्ट्रिक कार्स और इंजन के माध्यम से आए। तो कुछ ना कुछ आपने विश्व में क्रांति लाई है, जिससे आपने कमाया है और आपका नाम रिचेस्ट लोगों में आया है। अडानी साहब ने ऐसी कोई क्रांति नहीं लाई थी, उनको खाली गवर्नमेंट के माध्यम से खूब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, पोर्ट के, शिपिंग यार्ड्स, शिपयार्ड्स के, डिफेंस के और दूसरे। वो सब चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं, तो वो इस्टेब्लिश होने में भी टाइम लगता है। तो जो उनका जो बबल था, जो शेयर का बबल था, वो इतना उसको बढ़ गया कि उनको रिचेस्ट या सेकंड रिचेस्ट आदमी विश्व का बना दिया। तो वो अनरियल था। जो अनरियल स्टोरी जो है वो कभी ना कभी फूटती है। तो हुआ यही, और राहुल जी यही तो बोल रहे थे कि एक अनरियल स्टोरी बीजेपी ने क्रिएट की, जो उनकी मार्केटिंग टेक्निक है ऑल द टाइम, और उस मार्केटिंग टेक्निक के माध्यम से वो चाह रहे थे कि विश्व बिलीव करे नाउ इंडिया हैज़ द सेकंड रिचेस्ट मैन, जो कि ट्रू नहीं था। नहीं, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया कि उसमें ओबीसी समाज आ कहाँ से गया। राहुल गांधी जी कुछ भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे थे, जो लोग देश को छोड़ के भाग गए थे। उन्होंने कोई ओबीसी की बात तो की नहीं, ओबीसी शब्द भी यूज़ नहीं किया, उनके माइंड में कहीं ओबीसी था ही नहीं। अगर भ्रष्टाचारियों के बारे में बात करना, जो देश छोड़ के भाग चुके हैं, ओबीसी पे अटैक बीजेपी मानती है, तो मुझे बीजेपी की सोच पे तरस आती है। क्यों नहीं, एक राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े वक्ता हैं, उनकी बात सुनी जाती है और उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। बट ठीक है, संसद में नहीं बोल पाएंगे, बाहर तो आप उनको बोलने से नहीं रोक सकते, और राहुल जी निडर व्यक्ति हैं तो वो बोलेंगे बाहर आके भी। और वैसे भी इलेक्शंस बहुत दूर नहीं है, संसद वैसे भी नहीं चल पाता है, संसद में बोलने के बहुत कम मौके होते हैं। तो कोई भी बड़ा लीडर अब आगे चल के बाहर सड़क पे ही बोलेगा, मैदानों में बोलेगा, जनता के सामने बोलेगा, और अपनी आवाज़ 135 जनता तक पहुंचाएगा।